अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। और एक टॉपिक है जिसके बारे में मैं बड़ी देर से डिस्कशन करना चाह रही थी, लेकिन मौका नहीं मिला। बहुत सारे अहबाब ने भी कहा हुआ था और मैं ख़ुद भी इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ डिस्कस करना, बिकॉज़ सीलिएक डिज़ीज़ एक ऐसा मसला है कि जिसके बारे में अभी भी हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। और बहुत सारे लोगों को इसका तब पता चलता है जबकि उनको बहुत सारा नुकसान हो चुका होता है। नुकसान से मुराद है कि इस तरह के नुकसान के जैसे बहुत सारे बच्चे जिनका कद नहीं बढ़ रहा होता या उम्र बहुत ज़्यादा है और उसके मुकाबले में उनकी ओवरऑल ग्रोथ कम है, तो वो कभी एमरजेंसी लैंड करें या इस तरह से अस्पताल लैंड करें तो जाके उन्हें पता चलता है कि जी उन्हें क्या प्रॉब्लम है, और अगर वो उससे बचा जाए तो वो ठीक रह सकते थे या ठीक रह सकते हैं या उनका कद बढ़ सकता था या इस तरह। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक बार डिस्कस ज़रूर करूँ। शॉर्ट सी डिस्कशन करेंगे। सेलिक असल में है क्या चीज़? सेलिक डिज़ीज़ एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें हमारी जो छोटी आंत है वो एलर्जिक होती है। किस चीज़ से? ग्लूटन से। ग्लूटन अब क्या चीज़ है? ग्लूटन एक एलिमेंट है, हमारी खुराक में होता है। अमूमन हमारे यहाँ गंदम मतलब स्टेबल डाइट है, तो गंदम बहुत खाई जाती है और रूटीन की हमारी खुराक है। तो उसमें क्या होता है कि गंदम के अंदर और जौ के अंदर और इस तरह एक दो चीज़ें और हैं जिनके अंदर ये ग्लूटन पाया जाता है। हमारी यहाँ तो उससे एलर्जिक है। जैसे ही हम ग्लूटन, कोई ऐसा पेशेंट जिसको सेलिक है, उसको पता है या नहीं पता, जैसे ही वो खाएगा तो उसकी आंत में सोजिश हो जाएगी। अब सोजिश होने के साथ क्या होगा कि वो जब सोजिश है तो जाहिर बात है जो उसने वहाँ से बाकी ग़िज़ायात हज़म करनी थी हमारे खाने से जो आ रही थी वो नहीं कर सकेगी। अगर वो नहीं कर सक रही तो इंसान को खून की कमी, फौलाद, आयरन, ये सब चीज़ों की कमी होने के इम्कानात होते हैं। अब जैसे जब जब इन चीज़ों की कमी होगी, हमारे यहाँ जो खुराक में जितना मर्जी ले रहे हैं, लेकिन अगर हज़म नहीं हो रहा तो जाहिर बात है हमारे खून में शामिल नहीं हो रहा। तो जैसे ही इन चीज़ों की कमी वाक़ होना शुरू होगी तो क्या होगा कि इंसान को नकाहत महसूस होगी, सुस्ती, अक्सर पेट ख़राब रहना, अक्सर औक़ात तबीयत में सुस्ती, यादाश्त में कमी और इस तरह के मामला चलते रहते हैं और बहुत ज़्यादा इंसान स्लो हो जाता है, खून की कमी का शिकार हो जाता है। इस तरह के मामला उसके साथ होना शुरू हो जाते हैं। अब जब इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं तो बहुत सारे लोग उसे रूटीन में एक वीकनेस और इस तरह की चीज़ें समझ के इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज सीलिएक एक ऐसा प्रॉब्लम है कि ये बिल्कुल टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह है। जैसे कि आइसबर्ग होता है, उसकी टिप बहुत छोटी होती है लेकिन नीचे से वो बहुत बड़ा और एडवांस्ड होता है। उसी तरह से सेलिएक है कि देखने में सिर्फ ये है कि इससे डायरिया हो जाता है, नकाहत हो जाती है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो लेकिन ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस तरह से है कि इसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स और भी जुड़े हुए होते हैं, या जिन लोगों को सीलिएक होती है उनके अंदर इस तरह के और प्रॉब्लम्स होने का इम्कान बढ़ जाता है। अब सीलिएक के बारे में एक बड़ी अगर किसी को अव्वल तो पता नहीं चलता, जब हमारे यहाँ लोगों को पता चलता है तो बड़ा ज़्यादा वो परेशान हो रहे होते हैं कि ये भाई एक वॉशरूम इस्तेमाल करने से दूसरे बच्चे को तो नहीं लग जाएगा या क्या इस तरह। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज हाँ इम्कान ज़रूर बढ़ जाता है पहले रिश्तेदारों में, यानी कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में, यानी कि जैसे बाप माँ बाप बहन भाई, ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं। तो इम्कान ज़रूर ज़्यादा हो जाता है बहन भाइयों में। लाइक जिस तरह अगर आमतौर पर ये 100 बंदों में से एक बंदे को होती है, तो ये सीलिएक वाले लोगों में 100 बंदों में से मतलब 7 लोगों को होगी सीलिएक वाली फैमिली में। तो उसमें इसका इंसिडेंस ज़रूर बढ़ जाता है, लेकिन उसमें इस तरह से है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके साथ एसोसिएटेड भी हैं। जिन लोगों को सीलिएक हो जाती है उन लोगों को और भी मसाइल होने का इम्कान ज़्यादा होता है, जैसे कि जोड़ों के मसाइल हो गए, गले की गदूद होती थायराइड, उसके कुछ मसाइल हो गए, उसके अलावा जिगर के मसाइल हो गए। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको होने का इम्कान बढ़ जाता है। जिल्द के मसाइल उनके होने के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं, तो जिन लोगों को सीलिएक होता है। इसलिए सीलिएक का वक्त पे डायग्नोज होना और उसका ट्रीट होना बहुत ज़रूरी है। अब आप पूछेंगे कि डायग्नोज किस तरह से होगा, तो डायग्नोज होने का यूजली तो ये तरीका है कि जिसमें पेशेंट में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट इस तरह से डायरिया या नकाहत इस तरह की कंप्लेंट्स उसकी हैं, तो उसको जाना चाहिए अपने कंसल्टेंट से, उसको चेक करवाना चाहिए। उसके अलावा अगर और अमूमी तौर पे पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ डायग्नोसिस इस तरह से होता है कि भाई बच्चा 18 साल का है, देखने में 7 साल का लगता है और बहुत ज़्यादा से फ्रीक्वेंट डायरिया रहता है और किसी टाइम उसे इतना स्वेयर डायरिया होता है कि उसे अस्पताल लेके जाते हैं। वहाँ जाके जब उसकी बाकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो उसको पता चलता है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशंस में एक दो खून के टेस्ट हैं जिनको आप खुद भी करवा के पता करवा सकते हैं। उनका नाम है जैसे कि एंटी-TTG एंटीबॉडीज़ होती हैं, IgA और IgM, और उसके अलावा और भी ज़रा एडवांस किस्म के टेस्ट भी होते हैं, वो अस्पताल में ही होते हैं, बहुत कम लोगों की किए जाते हैं, ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही पता चल जाता है।
अगर खून में पता चल जाए तो जाहिर बात है सारी उम्र का परहेज़ है, तो फिर भी उसको कंफर्म करने के लिए एंडोस्कोपी करानी चाहिए। और एंडोस्कोपी पे भी बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि इस पेशेंट को सीलियक है या कि नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अब इसका इलाज क्या है? चले पता चल गया, डायग्नोज हो गया, अब हमने इलाज करना है, तो इलाज क्या करेंगे? सेलिक का वाहिद इलाज है परहेज़। अब परहेज़ किस चीज़ से करेंगे? परहेज़ करेंगे जनाब गंदम से, और गंदम से बनी हुई हर चीज़ से, जौ से, और जौ से बनी हुई हर चीज़ से। जौ का हमारे यहाँ इतना इस्तेमाल अमूमन नहीं होता है, गंदम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो गंदम के बारे में ही मैं डिस्कस करूँगी कि अब आप, ज़ाहिर बात है जब नया नया पता चलता है ना, बंदा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि अब मैं क्या करूँगा। ज़ाहिर बात है एक रोटी छोड़ना इज़ अ बिग थिंग। तो उसमें क्या आ जाता है कि आप गंदम या गंदम से बनी हुई कोई भी चीज़ जो है उसको अवॉइड करेंगे। गंदम से निकलता है मैदा, तो मैदे से बनते हैं नान, मैदे से बनती हैं बाज़ार की रोटियां, मैदे से बनते हैं पिज़्ज़े, मैदे से बनता है ब्रेड, मैदे से बनता है समोसा। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये आपको नहीं खानी। अमूमन लोग कहते हैं अच्छा ठीक है यार हम रोटी नहीं खा रहे तो हम पिज़्ज़ा फिर भी खा सकते हैं। या हम लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि भाई ठीक है अगर 20 दिन परहेज किया है तो 21वें दिन आप चीट डे कर सकते हैं, जैसे कि आप जिम में जा रहे हैं और फिर आप चीट डे कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब एलर्जी मीन्स एन एलर्जी। अगर आप एक दफ़ा खा रहे हैं तो आपकी जो आंत है जितनी भी उसमें, इस बीमारी की खूबसूरती ये है कि जब आप ग्लूटेन छोड़ देते हैं तो बिल्कुल आपकी आंत थोड़े अरसे में रिपेयर होके रिवर्स हो जाता है, सारा आपका जो प्रॉब्लम्स है रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर आपने क्या किया, आप चीट डे समझ के आपने 10 दिनों बाद 20 दिनों बाद आपने परहेज किया, बहुत अच्छा, और 20 दिनों के बाद आपने कहा जी आज हम चीट डे कर लेते हैं, तो ग्लूटेन वाली कोई भी चीज़ जैसे कि रोटी हो गई, पराठा हो गया, खा लिया, तो आपकी आंत वापस उस कंडीशन पे चली जाएगी जो कि डे 1 पे थी। इसलिए ये लाइफ लॉन्ग परहेज है। इसके बारे में वो जो हमारे यहाँ बड़े लोग बुजुर्ग कहते होते ना कि थोड़ा सा खा लो, ज़्यादा ना खाओ, या इस तरह की चीज़ें, तो ये ऐसा नहीं होता। इसको आपको मुकम्मल परहेज करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम आते हैं, आप ले क्या सकते हैं, खा क्या सकते हैं? चावलों की रोटी, मकई की रोटी, उसके अलावा जवार की रोटी, और कोई भी ऐसी चीज़, और बल्कि बेसन की रोटी, मुख्तलिफ चीज़ें, या आप इन सबको मिक्स करके भी एक आटा बना सकते हैं। और दूसरा जो हमारी कश्मीर वाली साइड है वहाँ पे जो मकई का आटा मिलता है वो थोड़ा सॉफ्ट ज़्यादा होता है वाइट मकई की वजह से, तो उसकी रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। हमारी घर वाली आम जो गंदम की रोटी है उसके करीब करीब, और थोड़ी बारीक भी बना सकते हैं हमसे, तो मुझे खाने में आसान होती है, तो आप वो ले सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो ग्लूटेन फ्री भी बन सकती हैं। बाज़ारों में, स्टोर्स में आजकल अलग से काउंटर्स हैं जिन पे सिर्फ ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स मिलती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती हैं, तो हमारे लिए मुश्किल होता है, तो इसलिए हम लोग उसे घर में ही मैनेज करते हैं। मैं अपने चैनल पर आपको रेसिपीज़ भी बताऊँगी और इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपके साथ कि ग्लूटेन फ्री फ्लोर, बेकिंग फ्लोर हम घर में कैसे बना सकते हैं, ताकि उससे फिर जब एक दफ़ा फ्लोर बन गया तो उसके बाद आप ब्रेड भी बना सकते हैं, आप पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं ग्लूटेन फ्री, और मतलब ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती अगर गंदम निकल गई। तो मैं इंशाल्लाह जल्दी आपसे वो रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया है तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और कोई अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।